अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो हम लोगों ने हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड पैथोलॉजी में ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ है उसमें से हशीमोटोज हमने कर ली थी। अब आपके पास कुछ और जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं ना जो हमने करनी है उसमें मतलब हाइपोथायराइडिज्म मैनिफेस्ट करने वाली जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं उनमें दो नाम और हैं। एक है आपका ये सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस डिक्वर्वन थायराइडाइटिस एंड एक है सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस। एज सच ये लोग मतलब अगर मैं कहूँ कि सिनेरियो की फॉर्म में तो ऑलमोस्ट कभी भी नहीं आए। बहुत कम ऐसा होता है कि ये वाला आ सकता है सब एक्यूट डिकर, लेकिन ये लिम्फोसिटिक वाला तो ऑलमोस्ट कभी नहीं। एमसीक्यू में शायद एक दफा आता है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बात दोनों की बता देती हूँ। लेकिन आपने ना इन तीनों के नाम लाजमी याद रखने क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा पूछते जो है वो क्लासिफिकेशन पूछते हैं। बुक में एक टेबल बना हुआ है पहले ही आपकी ये सारी जो ऑटोइम्यून डिजीज है इससे पहले कॉजेज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस का और उसके बाद कॉजेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म का, ये टेबल्स आपने लाजमी याद करने हैं। वो आपसे पूछ लेते हैं ऑटो इम्यून थायराइड डिजीजेस को इनलिस्ट करें, तो उसमें से जो हाइपोथायराइडिज्म कॉजिंग करने वाली ऑटो इम्यून डिजीज है वो पहली तीन है जो मैंने अभी, हशीमोटोज है, दूसरी ये, तीसरी ये है। और जो हाइपरथायराइडिज्म करने वाली ऑटो इम्यून डिजीज है वो ग्रेव्स डिजीज है जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखने हैं नाम। उसके बाद अब हम देखते हैं सबसे पहले ये जो सब एक्यूट डिक्वर्वन थायराइडाइटिस है, बेसिकली इसमें होता ये है कि इट इज लाइक ऑटो इम्यून से ज्यादा ये आपकी वायरल इन्फेक्शन के बाद होने वाली डिजीज है। मतलब जितने भी यहाँ पर पेशेंट्स आएंगे इसके मैक्सिमम उनमें से, और इवन आपका जो सिनेरियो आता है वो यही आता है कि हफ्ता पहले या डेढ़ हफ्ता पहले जो पेशेंट की हिस्ट्री होती है वो एक गले खराब की अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की होती है मोस्ट कॉमनली, कि हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले मेरा गला खराब हुआ था और उसके बाद अचानक से उसको हाइपोथायराइडिज्म के जो फीचर्स हैं वो मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब वो आपके पास कंप्लेन जो लेके आता है वो सारा हाइपोथायराइडिज्म की लेके आता है। लेकिन हफ्ता डेढ़ हफ्ता तो चलो नहीं, इतनी छोटी हिस्ट्री नहीं होती, महीने के हिसाब से होती है, लेकिन उसकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को उसकी पिछली बीमारी लाजमी फॉलो कर रही होती है, क्योंकि देखा ही गया कि ये वाली जो डिजीज है इसमें इम्यूनिटी से ज्यादा वायरल इन्फेक्शन की इन्वॉल्वमेंट है। जो आपका वायरस होता है वो पूरी तरह क्लियर नहीं होता, वो बॉडी में रह जाता है, वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को एक्टिवेट ऐसे करवाता है कि जिसकी वजह से इम्यूनिटी एक्टिवेट होकर ग्लैंड पे अटैक करने लग जाती है और ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। अगर इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें भी होता ही है कि शुरू में एक, जिस तरह मैंने भी पहले हशीमोटोस में आपको बताया ना कि शुरू में एक थायरोटॉक्सिकोसिस का फेज आएगा जिसमें आपकी बॉडी में एकदम से ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है तो जितनी चीजें वो रिलीज होती हैं जिसकी वजह से बॉडी में T3 T4 का लेवल एकदम बहुत ज्यादा हो जाएगा और TSH कम हो जाएगा। लेकिन ये फेज बहुत थोड़ा सा होता है, इसके बाद एकदम से आपका फिर हाइपोथायराइडिज्म का फेज आ जाएगा जिसमें T3 T4 फिर से आपके कम हो जाएंगे और TSH ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हमने बिल्कुल प्रोफाइल पढ़ी है ना अभी हशीमोटोस में, सेम वही होती है इसकी। मॉर्फोलॉजी में देखेंगे इसमें तो इसमें भी सेल्स में क्योंकि ये भी डिस्ट्रक्शन ही है ना बेसिकली, तो आपको उसी तरह से फॉलिकल जो है वो एट्रोफिक से मिलेंगे, बहुत ज्यादा लिम्फोसिटिक और बहुत ज्यादा आपको इम्यूनिटी के जितने सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट प्लाज्मा एंड मैक्रोफेजेस वगैरह वो सारे आपको ग्लैंड के अंदर मिलेंगे। आपको ग्लैंड के फॉलिकल्स बहुत डिस्ट्रॉय हुए भी मिलते हैं। और उसके बाद इसमें जो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन टाइप रिएक्शन भी हमें नजर आते हैं, मतलब ग्रेनुलोमास बनने हुए नजर आ रहे होते हैं। लेकिन ये चीज आपकी उतनी प्रोमिनेंट नहीं, आपसे अगर ये पूछेंगे भी कभी तो एमसीक्यू में मैक्सिमम पूछते हैं और एमसीक्यू में आपसे वो वायरल इन्फेक्शन का जिक्र कर देते हैं, उसके बाद पेशेंट ने आपके पास जब प्रेजेंट किए तो उसके हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स हैं। तो आपको इन दोनों के एसोसिएशन से समझ आ जाना चाहिए कि दिस इज सब एक्यूट डिक्वर्वन थायराइडाइटिस, ठीक है। जो सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस है ये आपका पोस्ट प्रेगनेंसी आपने जहन में रखना है, ठीक है। कि ये होता ही कि है बॉडी की अपनी इम्यूनिटी ही एक्ट करती है अपने ही उस पर, लेकिन दिस इज बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू योर पोस्ट पार्टम। ज्यादातर आपके पास जो फीमेल्स प्रेजेंट करती है मिडिल एज फीमेल्स होंगी जो कहेंगे कि अभी हमारी प्रेगनेंसी के एकदम बाद से मतलब उन्हें सिम्टम्स आने लगते हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस है, फटीग है, वेट गेन हो रहा है, कोल्ड इंटॉलरेंस है और जितने भी इसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। और उसमें होता ये कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी उनके पास ऐसी बॉडी की इम्यूनिटी की ज़ाहिर उस वक्त आपको पता है बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है और वो आपके ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करती है। तो दिस इज रिलेटेड टू योर प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस ही इसीलिए इसको कहते हैं, ठीक है जी। तो आपने ये बात याद रखनी कि जब भी इसका सिनेरियो आपके एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में ज़्यादा आता है, तो उसमें आपको बताते हैं कि एक फीमेल आफ्टर डिलीवरी या फिर डिलीवरी के इतने से बाद लाजमी जिक्र करते हैं और कभी भी नहीं करेंगे, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये वाला है, ठीक हो गया। फिर एक और आपके पास होता है रिडल्स थायराइडाइटिस जो IgG4 रिलेटेड डिजीज भी जिसको कहते हैं, बस इतना याद रखना ये एमसीक्यू में आ सकता है, वरना मतलब इससे ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हम अब अपने अगले इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक पे आते हैं विच इज ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। उसमें से सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं, ग्रेव्स का आपके पास एससीक्यू आता है, बहुत ज्यादा आता है, बार बार आता है, शौक से आता है, इसको बहुत शौक है आने का, इसलिए बहुत ही मजेदार सा सिंपल सा टॉपिक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा अपनी फिजियो में भी और शायद अपनी एफएससी में भी पढ़ा हो। तो ग्रेव्स डिजीज इज अ टाइप ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, मतलब मैनिफेस्टेशन जो होती हैं इसकी वो हाइपरथायराइडिज्म की होती हैं। है ये भी आपकी ऑटो इम्यून डिजीज, ये याद रखना है। ऑटो इम्यून डिजीजेस में जो हमने पढ़नी है उनमें हाइपरथायराइडिज्म सिर्फ ग्रेव्स करा रही है, ठीक हो गया।
अब ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉडी की अपनी इम्यूनिटी भी एक्टिवेट हुई हुई है लेकिन फिर भी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट ज्यादा कर रहा है, वो ओवर सिक्रीशन ही कर रहा है? तो बेसिकली आपके पास इसमें ऐसी चीजें प्रोड्यूस हो रही होती हैं ग्रेव्स डिजीज में, बॉडी की अपनी ही इम्यूनिटी मतलब ऐसी चीजें प्रोड्यूस कर रही होती है जो कि ग्लैंड की ओवर प्रोडक्शन कराती है। मैं भी आपको चलिए आगे बताती हूँ। पहली बात तो आपने याद रखने की ग्रेव्स इसका नाम इस वजह से क्योंकि मिस्टर ग्रेव जो है उन्होंने पहली बार ये देखा था कि यार फीमेल्स आ रही है मेरे पास जो कि एक थायराइड ग्लैंड उनका इनलार्ज है और दूसरा उनके पास उनकी पैल्पिटेशंस खत्म नहीं होती। जिस तरह हाइपरथायराइडिज्म हमने पढ़ा है ना, उसके फीचर्स क्या होते हैं, हर चीज मेटाबॉलिज्म की फास्ट हुई होती है, हार्ट रेट फास्ट है, बीट फास्ट है, पैल्पिटेशंस हो रही है, नर्वसनेस है, इरिटेबिलिटी है पेशेंट को, आंखें बाहर आ गई हैं, प्रोप्टोसिस हो गया। तो ये सारे फीचर्स हाइपरथायराइडिज्म के इन पेशेंट्स में आते हैं। तो उसने नोट किया था पहली बार ये, और 3 चीजों का ट्रायड है। आपसे एससीक्यू में बहुत पूछते हैं कि ग्रेव्स डिजीज किस चीज का ट्रायड है, तो 3 चीजें हैं। सबसे पहली इसमें क्या चीज है, थायरोटॉक्सिकोसिस, जो मैंने आपको बताया था कि T3 और T4 का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाना इज कॉल्ड थायरोटॉक्सिकोसिस, पहली चीज। ऑफ्थैल्मोपैथी, आंखों में इसमें प्रॉब्लम होती है और आंखें बहुत बाहर आई हुई होती हैं, प्रोप्टोसिस हुआ होता है जिसको हम पर्टिकुलरली एक्सॉफ्थेल्मोस कहते हैं, आगे इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। एंडर्मोपैथी, स्किन में भी इसकी मैनिफेस्टेशंस आती हैं और स्किन बहुत स्केली सी हो जाती है और खास तौर पे ये आती है आपकी टिबिया में, जो आपकी टांगों का रीजन है, टिबिया में शिन वाला जो रीजन होता है हड्डी वाला, वहां पर आपको नजर आता है, जिसको हम प्री टिबियल मिक्सेडिमा भी कहते हैं। आगे इसकी भी नीचे बात करनी है, ठीक है। ज्यादातर मैंने आपको बताया फीमेल्स में इसकी अक्रेंस है, आपके पास जब भी सिनेरियो आता है सबसे ज्यादा इसमें फीमेल्स ही आती हैं, मिडिल नॉर्मल जो एज की होंगी। और देखा ये गया कि इसकी भी जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है, जिस तरह आपकी हशीमोटोज की उसी तरह ग्रेव्स की। ये भी याद रखना कि हशीमोटोज एक एक्सट्रीम है हाइपोथायराइडिज्म की, ग्रेव्स दूसरी एक्सट्रीम है हाइपरथायराइडिज्म की। एंड रिमेंबर, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि दोनों डिजीजेस को एग्जिस्ट भी कर सकती हैं एक ही बंदे में, क्योंकि दोनों में जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है, दोनों में एक ही जैसे जीन्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें भी आपके CTLA4 जो मैंने आपको उस वक्त बताया था एंड PTPN, CTLA4 एंड PTPN22 जीन्स की ही जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब इनकी खास ऐसी फॉर्म्स हैं जो किसी किसी में इनहेरिट हो जाती हैं, जो कि आपकी मैनिफेस्टेशंस करती हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती हैं। यही फॉर्म्स हशीमोटोज में भी होती हैं। तो कोई भी एक डिजीज हो सकती है और ऐसा भी देखा गया है कि कभी एक ही बंदे को किसी वक्त ग्रेव्स है, किसी वक्त हशीमोटोज है, यानी किसी वक्त उसको हाइपरथायराइडिज्म है, इन चीजों की वजह से जो भी हम पढ़ेंगे, और कभी उसको हाइपो के फीचर्स हैं। सो दिस इज कॉमन। और दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे पास ये भी देखा गया कि जो HLA जीन्स होते हैं ना, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, वो भी उसकी भी स्पेशल फॉर्म्स जिन लोगों में कुछ आ जाती हैं, वो भी मतलब सारे के सारा जो रिलेटेड है इसका जीन्स के साथ है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि इनलिस्ट द जीन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन ग्रेव्स डिजीज, तो आपने ये दोनों ही लिखने हैं, ठीक होगी। ये बात कभी कभी पूछते होते हैं। अब पैथोजेनेसिस में सबसे पहले देखते हैं कि थायरोटॉक्सिकोसिस क्यों हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कर रहे हैं। तो बेसिकली होता है ऐसा है कुछ कि हमारी अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी 3 तरह की चीजें प्रोड्यूस कर रही होती है इन दिस केस। अच्छा, तो ये जो हमारे पास अब इसमें हो ये रहा है कि बेसिकली आपके जो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, ये आपकी बॉडी में मतलब जाहिर है अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी एक ऐसी एंटीबॉडी बनाती है जो कि जाके, मैंने भी आपको जिस तरह बताया था कि ये आपका थायराइड ग्लैंड है, तो इसके पास बहुत सारे फॉलिकल्स हैं और फॉलिकल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है और उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं फॉर TSH हार्मोन। जब जब TSH हार्मोन आके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो एक्टिवेशन ऑफ द प्रोसेस होगी और T3T हार्मोन, T3T4 की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। TSH है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब यहाँ पर होगा ये कि थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन एक ऐसी एंटीबॉडी बॉडी प्रोड्यूस करने लग जाती है जो कि जाती है और इन TSH रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड कर जाती है और TSH की जरूरत ही नहीं होती और इन TSH रिसेप्टर्स को ओवर एक्टिवेट करती है। मतलब TSH जब होगा वो तो तब होगा ना जब जरूरत होगी, ये जरूरत के बगैर भी जाके बाइंड कर जाएगी और जाहिर है रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी। रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी तो बहुत ज्यादा T3T4 बिला वजह बनाने लग जाती है, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन करती है। फिर दूसरी एंटीबॉडी जो बॉडी बनाती है वो है थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। ये एंटीबॉडी क्या कर रही है, थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ कर रही है। ये थायराइड स्टिमुलेट कर रही है, यानी ये वाली जो एंटीबॉडी है पहली वाली, ये तो आपकी डायरेक्टली स्टिमुलेशन ऑफ द T3T4 हार्मोन प्रोडक्शन कर रही है। और दूसरी वाली एंटीबॉडी जो है ये जाके ये भी एपिथेलियम ऑफ द फॉलिकल्स पे रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स एंड ग्रोथ ऑफ द एपिथेलियम कराती है। यानी कि दोनों तरह से ग्रोथ ऑफ द ग्लैंड जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स हो सकेगी। तो यहाँ पर ग्लैंड इधर इस तरह से भी ग्रो कराता है और ये ग्लैंड इसमें भी ग्रेव्स डिजीज में भी डिफ्यूजली इनलार्ज्ड होता है। तो तीसरा फिर हमारे पास एक एंटीबॉडी है जो इन दोनों के अजीब अगेंस्ट है, वो है TSH बाइंडिंग इनहिबिटर इम्यूनोग्लोबुलिन। ये एंटीबॉडी जाके TSH रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसको इनहिबिट करा रही है। अब ये दोनों जो स्टिमुलेटरी एंटीबॉडीज हैं, एक इनहिबिटरी एंटीबॉडी है, तीनों ही को एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तीनों ही बीच में होती हैं, लेकिन ज्यादा डोमिनेंसी इन दोनों की होती है जिसकी वजह से ग्लैंड इनलार्ज भी हो रहा होता है और ग्लैंड में प्रोडक्शन ऑफ T3T4 भी बहुत ज्यादा हो रही होती है। ये एंटीबॉडी उसको किसी हद तक कवर करने की कोशिश करती है लेकिन ये कर नहीं पाती, इसीलिए कभी कभार कहते हैं
कि हशीमोटोज के जैसे फीचर ग्रेव्स डिजीज के लोगों में आने लग जाते हैं, उसकी वजह यही होती है कि आपकी ये वाली जो एंटीबॉडी है, जो TSH बाइंडिंग इनहिबिटर एंटीबॉडी है, जैसे हमने हशीमोटोज में भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि वहां पर भी TSH रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही होती है, तो ये वही तरह की एंटीबॉडीज हैं जो TSH रिसेप्टर को इनहिबिट कराएंगी। तो अगर ये किसी में ज्यादा हो जाएंगी तो हशीमोटोज वाले फीचर आने लग जाएंगे, यानी हाइपोथायराइडिज्म। ये ज्यादा होंगी तो ग्रेव्स वाले फीचर आएंगे, हाइपरथायराइडिज्म। तो दीज डिजीजेज आर लाइक को एग्जिस्टेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, ठीक हो गया, जिस बंदे में जो फीचर्स आ गए। फिर आपके पास जो ऑफ्थैल्मोपैथी है वो क्यों हो रही है? थायरोटॉक्सिकोसिस की तो वजह हमने देख ली कि ये तीनों चीजें जो वजह बन रही है। ऑफ्थैल्मोपैथी आपकी बेसिकली होता ये है कि आपकी आई में ना, आंख में जो आपका पेरी ऑर्बिटल, आपको पता है कि हमारे पास जो आंख है ऐसे करके अगर मैं साइड व्यू बनाऊं ऐसे, तो उसमें ये सारे ऊपर नीचे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं, यहाँ पर आपका आईबॉल पड़ा हुआ है ऐसे आगे से करके, ठीक है, और पीछे काफी फैटी टिश्यू भी है और सब कुछ है। तो आपका असल में होता है कि जो पीछे आपका सारा फैटी टिश्यू रेट्रोऑर्बिटल फैट है और जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की जितनी मैस है ये सारी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मतलब अगर एक्स्ट्राओकुलर मसल नॉर्मल हालात में इतने वो इतने मोटे हो जाएंगे और पीछे फैट जो है वो भी बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, तो उसकी इन सारी चीजों के जोर की वजह से ना आईबॉल आपको फॉरवर्ड पुश हो जाता है। फॉरवर्ड पुश होने की वजह से हमें आगे से लगता है आंखें बाहर निकली हुई हैं और पेशेंट को प्रोप्टोसिस हुआ है। दूसरी एक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से ना आई लिड्स भी बहुत पीछे चली जाती हैं। तो आई लिड्स भी ज्यादा पीछे जाती हैं क्योंकि सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन होती है। जो आपका लेवेटर पैल्पेब्रे मसल है और मुलर्स मसल, जिन्होंने आई लिड के जो आपकी आंख की लिड है उसको ऊपर रखना है, ये दोनों ओवर एक्टिव होते हैं। इन दोनों के ओवर एक्टिव होने की वजह से आपकी आईलिड ज्यादा पीछे चली जाती है और ऐसा लगता है आप स्टेयरिंग गेज है पेशेंट की। इनकी वजह मैं अगले पार्ट में बता दी। कोई मसला हुई कि ना? थैंक यू।